फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पे मैं जो भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स बायोलॉजी एंड साइंस से रिलेटेड है उनकी प्रिपरेशन कराती हूँ। और अभी मैं जो प्रिपरेशन करा रही हूँ वो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो भी साइंस सब्जेक्ट के हैं उसके लिए यूज़फुल है। और अपकमिंग जो DSSB का TGT साइंस का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, MCQ कराए हुए हैं, जिसमें मैं आगे अब ये जो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ वो करवाने जा रही हूँ फ्रेंड। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी लोग चैनल पर हैं बिल्कुल बने रहिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत थैंक यू, और जो अभी देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड चलिए, पहला जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे आज का वो है 60 क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द एक्सिलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ अ बॉडी गिव्स। तो जो एरिया होता है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व का, किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व बनता है उसका एरिया वो क्या बताता है। तो देखिए ये जो हमारा जो एरिया होगा फ्रेंड, ये क्या बताएगा। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 60 के लिए जो करेक्ट होगा वो होगा थर्ड, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये बताएगा, ये डिस्क्राइब करेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, यानी कि पर यूनिट मास में जितना काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है उसको ये डिस्क्राइब करेगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे 60 क्वेश्चन यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो हो चुका है। और अब आगे 61 क्वेश्चन देखते हैं। तो 61 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या करना है, इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसे जो भी नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उनको कंसीडर करना है और उसके बाद फिर आगे बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला ये कह रहे हैं कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डज नॉट होल्ड ग्राउंड। एंड जो दूसरा है वो ये कह रहे हैं कि E=mc² फार्मूला इज़ गिवन बाय न्यूटन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो पहला वाला है वो क्या है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो नहीं होल्ड करता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। और जो E=mc² है वो न्यूटन का नहीं है, वो आइंस्टाइन का है। तो यहाँ पे पहला वाला ओनली 1 इज़ करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 62 की तरफ बढ़ जाते हैं। 62 में देखते हैं क्या है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 62 है, ये कह रहे हैं कि जो बॉम्ब है, एक बॉम्ब है उसका मास 3 किलोग्राम है, वो एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है एयर में और 2 पीसेस में बट जाता है। और जिसमें कि यहाँ पे जो एक पीस है वो मास 2 किलोग्राम का है और एक पीस मास 1 किलोग्राम का है। और जो स्मॉलर मास है यानी कि 1 किलोग्राम का वो 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से जाता है। और जो टोटल एनर्जी इम्पार्ट होती है इन 2 फ्रेगमेंट्स में वो कितनी होगी। तो यहाँ पे अब टोटल एनर्जी बतानी है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग किसको करेंगे कैसे। तो जो भी यहाँ पे 2 जो फ्रेगमेंट्स हैं उनमें क्या होगा, लीनियर मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा। यहाँ ये मोमेंटम का क्वेश्चन है और काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो इसका लीनियर मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा। तो इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि m1v1 = m2v2। ओके, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो नाउ m1 की जगह 1 × 80 करेंगे और m2 की जगह हम लोग 2 और v2 हमें पता करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो v2 आ जाएगा वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, इतना आ गया हमारे पास, v2 आ गया। इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। नाउ अब हमें टोटल एनर्जी बतानी है सिस्टम की। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी कैसे बताएंगे। टोटल एनर्जी तो हम लोग इसको क्या TE लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी है ये। अब इसको हमें क्या करना है, = हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। ओके, ये टोटल एनर्जी है। नाउ यहाँ पे देखते हैं, हाफ हो गया, देन उसके बाद m और v1 की जगह हमने 80 का स्क्वायर कर दिया और v2 भी हमें पता चल चुका है कैलकुलेशन के थ्रू। तो हम यहाँ पे v2 की जगह 40 का स्क्वायर कर सकते हैं। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे फ्रेंड तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो 4800 जूल आएगा, जिसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.8 किलो जूल होगा। ओके, तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो कौन सा होगा, 4.8 किलो जूल। 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए 63 की तरफ बढ़ जाते हैं। 63 है हमारे पास, द पावर ऑफ अ पंप विच कैन पंप 200 किलोग्राम ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 200 मीटर इन सेकेंड इज। अब यहाँ पे पावर बतानी है कि एक पंप जो कि वाटर का जो पंप होता है और इस पंप का जो वेट है वो 2 किलो ये जो पंप है इसमें क्या बताना है, यहाँ पे पावर बताना है। क्या बताना है कि विच कैन पंप 200 किलोग्राम ऑफ वाटर, जो कि 200 किलोग्राम पानी को 200 मीटर तक की हाइट तक 10 सेकेंड तक पहुंचा सकता है। ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि एक पंप है, उसकी हमें पावर बतानी है और वो पंप क्या कर रहा है, वो पंप 200 किलोग्राम वाटर को 200 मीटर की हाइट तक ले जा रहा है और इस तक पहुंचाने में इसको 10 सेकेंड का टाइम लगता है। अब हमें इसकी पावर बतानी है, यानी कि ये पानी को जो है ऊपर चढ़ाने वाला पंप है, कहीं पे पंप कर रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे जो पावर होती है वो क्या होती है, पावर हमारे पास अगर हम कहें तो W/T हम लोग इसको लिख सकते हैं, जिसको अगर हम लोग कहेंगे तो mgh/T होगा। ओके, तो mgh बस हमको वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी होगी। तो देखिए m हमारे पास 200 है, g हम लोग ग्रेविटेशन का 10 मान सकते हैं और उसके बाद h हमारे पास 200 मीटर की हाइट है और 10 हमारे पास टाइम है। तो अगर फार्मूला लर्न है तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, 40 किलोवाट। ओके नाउ, तो यहाँ पे 40 किलोवाट हो चुका है और आंसर हमारे पास आ चुका है। पहला वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। 64 देख लेते हैं। 64 है यहाँ पे, 64 भी यहीं पे है कि अब यहाँ पे फ्रॉम अ वाटरफॉल, यानी वाटरफॉल पे क्वेश्चन आ गया है कि जो वाटर है वो फॉल कर रहा है नीचे की तरफ और उसका जो रेट है फॉल डाउन का वो क्या है, वो रेट है 100 किलोग्राम पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 100 किलोग्राम वाटर गिर रहा है और ये किसी टरबाइन के ब्लेड पर गिर रहा है। ओके, एक टरबाइन इसको घुमा रहा है तो टरबाइन के ब्लेड पर गिर रहा है और अगर इस फॉल की हाइट 100 मीटर है तो जो पावर डिलीवर होगा टू द टरबाइन को जो पावर डिलीवर होगा वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे पावर बताना है तो अगेन हम लोग फॉर्मूला पावर का लगा लेंगे। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हमारे पास है mgh/T। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये m/T जो है, इसको मैं अलग कर देती हूँ। ये जो m/T है वो क्या है, ये m/T यहाँ पे 100 है, किलोग्राम पर सेकेंड दिया हुआ है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने m/T को 100 मान लिया किलोग्राम पर सेकेंड, इसको अलग कर सकते हैं। g की वैल्यू 10 है और अगेन हमारे पास जो हाइट है वो 100 है। अब यहाँ से आपने देखा कि कितने ज़ीरो हो गए हैं, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 5 जो है हमारे पास आंसर आया है, जिसको हम लोग वॉट में क्या कहेंगे, 100 किलोवाट। तो ये कितना किलोवाट है, 100 किलोवाट। ओके, तो ये 100 किलोवाट यहाँ पे आंसर आ चुका है। नो, फर्स्ट वाला आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए 65 की बात करते हैं। 65 में है कि एक एप्पल है वो 21 किलो जूल एनर्जी देता है किसी भी लड़के को जो कि इसको खा रहा है, उसको 21 किलो जूल की एनर्जी मिलती है एप्पल खाने पर। तो नाउ अब यहाँ पर क्या है कि ये पूछा जा रहा है कि उसको कितनी हाइट तक या कितनी ऊंचाई तक जो है वो क्लाइंब करना है कि ये जो एनर्जी होगी, अगर ये जो एनर्जी होगी, इफ़ हिज एफिशिएंसी इज़ 28%, अगर उसकी एफिशिएंसी 28% होगी तो वो इस एनर्जी को यूज़ करके कितनी हाइट तक जा सकता है। बॉय का मास 40 किलोग्राम दे रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है और यहाँ पे देखिए क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास ये जो एनर्जी एक एप्पल की दे रखी है वो 21 किलो जूल दे रखी है। तो 21 किलो जूल को अगर हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो कैसे होगा, 21 और सिंपल इसको हम लोग 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में कन्वर्ट हो गई। नाउ एफिशिएंसी 28% दे रखी है। ओके, तो 28 और मास भी दे रखा है 40 किलोग्राम। तो देखिए जो एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम होगी इस बॉय के द्वारा वो कितनी होगी, जब एफिशिएंसी जो है ये 28% है तो इसको हम लोग 0.28 भी लिख सकते हैं। तो नाउ अब यहाँ पे जो एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम होगी इस बॉय के द्वारा वो 0.28 और इनटू यानी मल्टीप्लाई विद 21,000, यहाँ पे 5880 जूल आ जाएगी। ओके, 5880 जूल आ जाएगी। नाउ अब ये जो एनर्जी है वो बॉय को क्लाइंब अप करने में एच मीटर की हाइट तक क्लाइंब करने के लिए चाहिए होगी। तो नाउ अब क्या होगा, mgh। नाउ mgh, तो mgh में हमारे पास m पता है,
जी पता है हमें और एच हमें पता करना है। तो यहाँ पे देखिए नाउ अब इस यहाँ पे इक्वेशंस को बराबर करने का काम आएगा। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, एक तो 5880 वाली बनी है और एक यहाँ पर 40 इंटू 9.8 इंटू एच वाली इक्वेशन है। दो इक्वेशन है, अब इसी से हम लोग आंसर को निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। तो 40 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल टू 5880। यहाँ से फ्रेंड जब हम लोग एच की वैल्यू निकालेंगे तो 5880 अपॉन 40 इंटू 9.8 कर देंगे, उसके बाद फिर 15 मीटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है वो आ गई। अब वो कितनी आ गई है? 15 मीटर आ गई है। तो चलिए सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। Now 66, the power of pump की power which can pump 200 किलोग्राम ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर इन 10 सेकेंड। तो यहाँ पे भी अगेन हमको उस पंप की पावर बतानी है जो कि 200 किलोग्राम वाटर को 50 मीटर की हाइट तक 10 सेकेंड में ले जा सकता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, तो अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो P इज इक्वल टू W/T से यहाँ पे mgh/T कर लेंगे। हाइट पूछा है तो यहाँ पे हाइट दे रखा है, तो यहाँ पे 200 इंटू 10 इंटू 50 अपॉन सब कुछ दिया हुआ है 10। तो जब इसको करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर 3 वॉट हमारे पास आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 पावर 3 वॉट आंसर हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नाउ 67 की तरफ बढ़ जाते हैं। फ्रॉम एन ऑटोमेटिक गन a man fires 360 bullet per minute with a speed of 360 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक ऑटोमेटिक गन है जिससे कि एक आदमी 360 बुलेट को 1 मिनट में फायर करता है और जो स्पीड है वो कितनी है? 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और यहाँ पे है अगर जो वेट होगा वो 20 ग्राम होगा बुलेट का, तो जो पावर है गन की वो कितनी होगी? तो यहाँ पे जो गन की पावर है ये बतानी है। तो देखिए यहाँ पे पावर ऑफ गन कैसे निकालेंगे। जो गन की जो पावर होगी वो क्या होगी? पावर वो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी जो फायर्ड बुलेट की अपॉन टाइम। तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा कि एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी तो एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर जितने। अब यहाँ पे उसके बाद टी अपॉन टी, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 360 अपॉन 60 आएगी, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आर है तो 360 अपॉन 60 कर दिया यहाँ पे फ्रेंड। और देन उसके बाद हाफ, तो जो हाफ है उसको वैसे ही रखेंगे और m की जगह 2 एंड 2 इंटू 10⁻² कर लेंगे। मास जो है कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होगा, क्योंकि टी की जगह हमने 60 जो है वो प्लेस कर ही दिया है। नाउ यहाँ पे हमारे पास जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 600 वॉट आएगा। कैलकुलेट करिए आप लोग। नाउ 67 का जो हमारे पास आंसर क्या हो गया है वो 600 वॉट हो चुका है। आंसर 1 इज़ करेक्ट। चलिए 68 की तरफ बढ़ जाते हैं। 68 है हमारे पास, यहाँ पे रेशियो का क्वेश्चन है कुछ। 60 किलोग्राम मैन रन्स अप अ स्टेयरकेस इन 12 सेकेंड। एक 60 किलोग्राम का आदमी वो एक स्टेयरकेस पे, सीढ़ियों पे, जीने पे वो चढ़ता है 12 सेकेंड में, जबकि जो 50 किलोग्राम का आदमी है वो सेम स्टेयरकेस पे 11 सेकेंड में चढ़ता है। तो जो रेशियो होगा उनके काम करने का वो कितना होगा? तो रेशियो ऑफ डूइंग वर्क वो कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो है रेशियो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो रेशियो है वो हमको ऐसे निकालना है कि P इज़ इक्वल टू mgh अपॉन T इज़ इक्वल टू P1 अपॉन P2 इज़ इक्वल टू M1 अपॉन M2 इंटू T2 अपॉन T1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? अब इसको जब हम लोग वैल्यू सारी रख देंगे तो P1 अपॉन P2 इज़ इक्वल टू 60 अपॉन 50 इंटू 11 अपॉन 12 इज़ इक्वल टू 11 अपॉन 10। ओके, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11:10। नाउ 69 में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक पंप है वो यूज़ किया जा रहा है। किस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है? टू फिल एन ओवरहेड टैंक ऑफ कैपेसिटी 9 मीटर क्यूब। ओके,
एक ओवरहेड टैंक है, उसकी कैपेसिटी 9 मीटर क्यूब है, उसको फिल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और ये एक हाइट पे रखा हुआ, और ये हाइट कितनी है 10 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, यानी कि ये ज़मीन से 10 मीटर ऊंचाई पे ये रखा हुआ है। अब इफ़ द पंप टेक्स 5 मिनट्स, अगर पंप 5 मिनट्स लेता है टू फिल द टैंक बाय कंज्यूमिंग 10 किलोवाट पावर, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो टैंक है वो कितना लेता है, ये 5 मिनट लेता है। ओके, तो 5 मिनट ले रहा है क्या करने के लिए, टू फिल द टैंक, ठीक है, और उस टैंक को फिल करने के लिए, और कंज्यूम कर रहा है पावर 10 किलोवाट की। तो जो एफिशिएंसी होगी पंप की वो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है, तो कि वो कितना एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो वर्क डन होगा उस वाटर को रेज करने के लिए, तो वर्क डन कितना होगा एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, यहाँ पर mgh वो वर्क डन हो जाएगा। नाउ जो w है इसको हम लोग और क्या कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे m की जगह m इक्वल टू vd होता है, यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे v इंटू डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, फिर उसको ब्रैकेट में करके g तो वैसे ही सेम रहेगा और h ऐसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है 9 इंटू 1000। ओके, इन अब ये यहाँ पे हमारे पास हो गया। नाउ जी की वैल्यू रख देंगे और हाइट रख देंगे। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो W की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10⁵ जूल आएगी, ये W की वैल्यू आएगी। ओके, तो अब यहाँ पे हमें और क्या चाहिए, हमको पार चाहिए। तो पार देखिए P इज इक्वल टू W/T होता है, W निकाल चुके हैं, 9 इंटू 10⁵ और यहाँ पे टाइम हमारे पास 5 इंटू 60 हो गया है, इज इक्वल टू 3 किलोवाट। ओके, कितना आ गया 3 किलोवाट। नाउ एफिशिएंसी जो होगी, एफिशिएंसी जो है हमारे पास 3/10 इज इक्वल टू 30% आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से जो एफिशिएंसी आई है वो कितनी आई है, 30% आ गई है। तो आंसर हमारे पास हो गया 30%। 70 देख लेते हैं। देखिए 70 में क्या है, स्टेटमेंट दे रखे हुए हैं, अब बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट दे रखा है 70 के लिए, उसमें जो पहला स्टेटमेंट है फिर दूसरा स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट वाला है कि जो इंस्टेंटेनियस पार होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। जो इंस्टेंटेनियस क्षणिक जो पार होती है इज़ डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पार, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पार एज टाइम इंटरवल अप्रोच टू ज़ीरो। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए लिमिटिंग पावर, देखिए यहाँ पे होगा क्या, P होगा इज इक्वल टू dW। जब हम लोग लिमिट की बात करते हैं तो D का यूज़ करते हैं dW/dt। तो जो वर्क होता है dW वो किसी फोर्स के द्वारा किया जाता है। ओके, और फोर्स के द्वारा किया जाता है, और जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो सपोज़ जो डिस्प्लेसमेंट है वो dr है। ओके, तो यहाँ से जो dW होगा वो क्या हो जाएगा, F.dr। तो जो इंस्टेंटेनियस पार होती है उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे P इज इक्वल टू F.dr/dt इज इक्वल टू F इंटू V। ओके, तो यहाँ पे जो V है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, तो जो फोर्स जब F होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V हो जाएगी। नाउ तो यहाँ पे जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पे आंसर में पहला वाला ही है। सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ दे रही हूँ कि जो इंस्टेंटेनियस पार है वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं P इज इक्वल टू F इंटू ए से, वेयर F इज़ फोर्स अप्लाइड एंड A इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। जब पहला वाला मैं एक्सप्लेन कर दिया कि F.V है, तो यहाँ पे F.A ये रॉन्ग है, ठीक है। तो लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने यहाँ पे भी बताया है आपको। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास नाउ 71 क्वेश्चन है फ्रेंड। तो 71 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 71 क्वेश्चन में जो एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है 20 मीटर पर सेकेंड
पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री के एंगल पर, और हॉरिजॉन्टल से ये ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है, फेंका जाता है ना। जो पार होती है, पार ऑन द ब्लॉक, तो उस ब्लॉक पे क्या पार होगी, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके हाईएस्ट पॉइंट पर जाने पर क्या होगा पार। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे करना है 71 को। 71 के लिए P इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा एफ वी कॉस थीटा, P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। तो F को हम लोग mgh लिख लेते हैं, सॉरी mgh नहीं, F को हम लोग mg लिख लेते हैं, और V जो है वो V तो है ही, तो सीधे हम लोग यहाँ पे एफ वी कॉस थीटा लिख लेंगे और mgv कॉस 90 लिख लेंगे, क्योंकि थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो ज़ीरो ही तो आएगी। कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो, तो सब कुछ ज़ीरो कर देगी। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 0। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 72 के लिए क्या होगा। 72 के लिए हमारे पास है एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट पर है, और ये क्या होती है, ये 1 डायमेंशनल मोशन कर रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो जो पार डिलीवर होगा इसको टाइम t पे, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए, जो पार डिलीवर होगा वो क्या होगा, P इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी इज इक्वल टू एम और A इंटू वी। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ से MAV। नाउ जो बॉडी है वो 1 डायमेंशनल मोशन कर रही है, तो इनिशियली ये रेस्ट पे भी है, तो v इज़ इक्वल टू u प्लस AT होता है, तो हम यहाँ पे u चूँकि रेस्ट पे है तो 0 लिख देंगे, और AT। नाउ यहाँ पे जो पार होगी वो क्या होगी, MA² T, और जो P होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ये करेक्ट है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 72 का, वो टाइम t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। 73 की तरफ बढ़ जाते हैं। 73 है हमारे पास एन इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर ऑफ 1.08 किलोवाट इज इमर्स्ड इन अ वाटर। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर होता है, जो कि बकेट में या किसी जो है बड़े उसमें कंटेनर में लोग पानी को गर्म करने के लिए रॉड जो एक डालते हैं, वो इमर्शन रॉड उसको बोलते हैं, या इमर्शन हीटर कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर है, और ये जो है कितने वॉट का है, उसमें वॉट भी लिखा रहता है। ओके, कोई 1500 वॉट का होता है, कोई 1000 वॉट का होता है। तो यहाँ पे 1.08 किलोवाट का है, और इसको पानी में इमर्स कर दिया गया है। नाउ आफ्टर द वाटर हैज़ रीच्ड अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है तो पूछा गया है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा 100 ग्राम स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, इसको कितना टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखिए, जो हीट रिक्वायर होगी 1 किलोग्राम स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, वो कितनी होती है, 540 कैलोरी होती है। ओके, वो कितनी होती है, वो 540 कैलोरी होती है, ये पता है सबको, 540 कैलोरी है। नाउ तो 540 इंटू अब 4.2 जूल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैलोरी जो है वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, 2268 जूल हो जाएगी। ओके, नाउ अब जो एनर्जी जो कि इमर्शन हीटर जो है उससे जो एनर्जी मिल रही है वो क्या है, कितना वॉट यूज़ कर रहा है, वो 1.8 किलो वॉट का है ना। तो इसको हम लोग वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1080 वॉट हो जाएगा, सिंपल। नाउ अब जो प्रोड्यूस होगा, जो टाइम जो है 100 ग्राम स्टीम को प्रोड्यूस करने में लगेगा, वो कितना लगेगा, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 2268 जूल। तो यहाँ पे एनर्जी E आया था, देन यहाँ पे हमारे पास 100 है, और यहाँ पे हमारे पास 1080 होगा। देन इसको जब हम लोग करेंगे तो 210 सेकेंड आ जाएगा फ्रेंड। ओके, तो 210 सेकेंड यानी कि 210 सेकेंड होगा। तो 1 ऑप्शन हमारे पास पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए 74 करते हैं। 74 में है पावर ऑफ अ वाटर पंप इज़ 2 किलोवाट। ये जो वाटर पंप का जो पावर है वो 2 किलोवाट का है, और अगर G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जो अमाउंट होगा वाटर का, इट कैन रेज इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर सेकेंड। तो कितना जो है
जो वाटर का अमाउंट है वो बताना है, जो कि 1 मिनट में 10 मीटर की हाइट तक जा सकता है। कितना पानी उतनी हाइट तक चला जाएगा, रेज हो जाएगा। तो यहाँ पे 674 के लिए हमारे पास देख लेते हैं क्या है, कैसे होगा। नाउ पार हमारे पास अगेन W/T से हम लोग mgh/T कर लेंगे। तो mgh/T करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास m आ जाएगा P/T/GH। ओके, तो नाउ P2 इंटू 10⁻³ इंटू 60/10 यहाँ से हमारे पास सीधे सीधे जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1200 kg आएगा। ओके, तो नाउ 1200 kg आ गया यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे kg। तो चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होगा। हमारे पास अब हमको क्या चाहिए। नाउ वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, m=v/d। तो वॉल्यूम जो होता है हमारे पास मास अपॉन डेंसिटी है। मास की जगह हम लोग रखेंगे 1200 kg अपॉन डेंसिटी हमारे पास 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, वाटर की होती है। नाउ 1.2 मीटर क्यूब हमारे पास आ चुका है। और अब यहाँ पे जो वॉल्यूम V आया है वो 1.2 इंटू 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 1200 लीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, हमारे पास जो आंसर है वो है 1200 लीटर। ओके, आंसर 4 इज़ करेक्ट। ओके, नाउ 75 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 75 क्वेश्चन इज वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन। कह रहे हैं वाटर फॉल हो रहा है, ठीक है, और ये इसकी जो हाइट है फॉल की वो कितनी है, 60 मीटर है, और जो रेट है वाटरफॉल का वो क्या है, 15 किलोग्राम है पर सेकेंड है, और ये एक टरबाइन को चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो जो लॉसेस होंगे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो 10% है एनर्जी का, ठीक है। तो ये कहा गया है कि हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। तो टरबाइन से कितना पावर जनरेट हो रहा है। तो राउंड 75 का हम लोग कैसे करेंगे पावर, आपको अगेन हमारे पास P=mgh/T है, जिसमें कि हमारे पास इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखने पे क्या होगा, यहाँ से हम लोग m/T को अलग भी कर सकते हैं। ओके, तो m/T को हम लोग मास अपॉन टाइम जो है उसको अलग कर लिया। तो नाउ यहाँ पे जो P होगा वो होगा यहाँ पे हमारे पास जो P होगा वो 1.5 इंटू 10 इंटू 60 हो जाएगा। ओके, 1.5 नहीं है, 15 है ना, तो 15 इंटू 10 इंटू 60 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास P होगा वो 9000 आ जाएगा। ओके, 9000 वाट है, जिसको हम लोग 9 किलो वाट भी कह सकते हैं। ओके, ये हमारे पास P आ गया। नाउ अब जो एफिशिएंसी है टरबाइन की वो 90% है। देयरफॉर जो उसका जो पावर जनरेट हो रहा है वो कितना हो गया है, 90% जो होगा ऑफ किसका, 90% ऑफ 9 किलोवाट, यानी 9 किलोवाट का 90% होगा। ओके, तो अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे जो P होगा, ठीक है, जो कि जनरेट हो रहा है, कितना पावर जनरेटर अब पूछा गया है, तो वो कैसे निकालेंगे। बैक कर रही हूँ मैं यहाँ पे इसको, देखिए वो होगा हमारे पास। अब जो P आएगा 9 इंटू, क्योंकि 9 किलोवाट है ना, 90% का 9 किलोवाट, तो 90% के लिए निकाल देंगे 9 इंटू 90%। तो यहाँ पे अब हमारे पास कितना आएगा ना, 8.1 किलोवाट। तो ना 8.1 किलोवाट हमारे पास आंसर आएगा। चलिए 8.1 कर लेते हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 76 कर लेते हैं। 76 में हमारे पास अगर जो हार्ट है वो इफ़ द हार्ट पुशेस 1 cc क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्लड इन 1 सेकेंड अंडर प्रेशर 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द पावर ऑफ हार्ट इज़। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो हमारा हार्ट है या कोई भी हार्ट है वो क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड को 1 सेकेंड में, और जो प्रेशर है वो 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है। तो जो पावर होगा हार्ट का वो क्या होगा ना, जो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, बहुत बार बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पावर है वो क्या होगा, प्रेशर। नाउ अब यहाँ पे पावर जो है वो प्रेशर इंटू
जितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है यानी कि वॉल्यूम है यहाँ पे वो आ जाएगा P इंटू वी अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रेशर कितना है यहाँ पे 20,000। ओके, 20,000 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1। नाउ अब यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ पे हमारे पास जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 वॉट आएगा। ओके, सिंपल है ये। तो 0.02 वॉट हमारे पास आंसर आ गया। तो आंसर 1 इज़ करेक्ट, 0.02 वॉट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 77 है। तो 77 को देखते हैं कि यहाँ पे तो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं फ्रेंड, तो स्टेटमेंट कंसीडर करना है हमको। तो यहाँ पे पहला वाला देखते हैं। ओके, जो पार होती है किसी भी मशीन गन की वो क्या होती है, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो नंबर ऑफ बुलेट जो फायर होती है पर सेकेंड और जो काइनेटिक एनर्जी होती है बुलेट्स की, उन दोनों से ही डिटरमाइन होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ जो पार है वो वर्क डन बाय यूनिट टाइम, अभी तो बता ही रहे हैं, P इक्वल टू W/T, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे वो दोनों स्टेटमेंट के लिए हो जाएंगे, तो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नाउ अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन कौन सा है 78 है। 78 देख लेते हैं। नाउ 78 में भी हमको स्टेटमेंट देखने हैं। तो कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एन एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो इंस्टेंटेनियस पार की वैल्यू होती है वो FP होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो 1 बिल्कुल करेक्ट है। और जो इंस्टेंटेनियस पार की जो यूनिट है वो किलोवाट और ये रॉन्ग है, सिर्फ 1 करेक्ट है, ओनली 1 इज़ करेक्ट। तो 78 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 होगा। 79 देख लेते हैं। 79 में हमारे पास अगेन कैलकुलेशन है। तो 79 जो है वो क्या है, एक मैन है वो अमाउंट डज अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कोई दिया हुआ काम कर रहा है और एक दूसरा आदमी है वो उसी अमाउंट ऑफ वर्क को, उसी काम को 20 सेकेंड में कर रहा है। तो जो रेशियो है इनके आउटपुट पार का पहले मैन का सेकेंड आदमी से, उस वो रेशियो बताना है। तो देखिए जो यहाँ पे कैसे होगा, तो 79 में हमारे पास P इज इक्वल टू W/T होता है। तो यहाँ पे हम लोग P1/P2 इज इक्वल टू T2/T1 कर सकते हैं। तो T2 क्या है 20 दूसरे के लिए और T1 क्या है पहले के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि इक्वल जो होगा वो 2 के होगा। इट मीन्स कि जो यहाँ पे रेशियो होगा वो क्या होगा 79 के लिए, यहाँ पे हमारे पास 2:1 रेशियो होगा या 2/1 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, 2/1। नाउ 80 देख लेते हैं। 80 है हमारे पास एक कार है जिसका मास 1000 किलोग्राम है, वो एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट की पोजीशन से, और वेलोसिटी अटेन करती है 5 सेकेंड में 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन कर लेती है। तो जो एवरेज पार है इसकी इंजन की इस पीरियड में वो वॉट में बतानी है हमको, फ्रिक्शन को नहीं लेना है। चलिए 80 हमारे पास देख लेते हैं। पार इज इक्वल टू अगेन W/T। तो ये किसके बराबर हम लोग कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज़ हुआ है। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ हुआ है वो भी तो वर्क डन ही है अपॉन टाइम T। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू हाफ mv²/T। ओके, तो नाउ हाफ तो ऐसे ही रहेगा, m हमारे पास 10⁻³ है एंड v² हमारे पास 15 का स्क्वायर है एंड अपॉन हमारे पास पूरी वैल्यू जो है वो t है, तो 5 हो गया। जब इसका कैलकुलेशन करिए तो आपको मिलेगा 22,500 वॉट। ओके, 22,500 वॉट। नाउ योर आंसर इज सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 81 करते हैं। 81 हमारे पास है वो क्या है, 81 में हमारे पास है एक क्वार्टर हॉर्स है। ओके, एक क्वार्टर हॉर्स पावर मोटर रन्स एट अ स्पीड ऑफ 600 RPM। ओके, एक क्वार्टर हॉर्स पावर मोटर है जो कि 600 RPM की स्पीड से रन कर रहा है। तो नाउ 40% एफिशिएंसी है उसके वर्क डन की बाय द मोटर एक रोटेशन में। तो क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अज्यूमिंग 40% एफिशिएंसी द वर्क डन बाय द मोटर इन 1 रोटेशन विल बी
तो यहाँ पे हम लोग इसको आंसर कर लेते हैं। नाउ 81 देखते हैं। 81 के लिए हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जो मोटर है वो 600 रिवोल्यूशन पर मिनट बना रहा है, तो n इज इक्वल टू 600, ओके 600 अपॉन 60, तो यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएगा। ओके 1 मिनट की बात है तो यहाँ पे हमारे पास 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आ जाएगा ना। जो टाइम चाहिए वो एक रेवोल्यूशन के लिए, तो पर सेकेंड है तो 1/10 हो जाएगा। ये एक रेवोल्यूशन के लिए टाइम हो गया ना। जो एनर्जी चाहिए होती है एक रेवोल्यूशन के लिए वो पावर इंटू टी हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू पी इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर है जो कि 40% एफिशिएंसी दी हुई है, तो 1/4 नाउ P 746 746 जो हॉर्स पावर में होती है, और यहाँ पे इंटू 1/10 जो हमारे पास 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड आया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 746/40 ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। इतना आप लोग देखिए ध्यान से। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, जो वर्क डन है वो 40% है इनपुट का, तो जो वर्क डन W है वो 40% ऑफ इनपुट, यानी इनपुट का कितना है वो 40% है, तो 40% इंटू 746/40, तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40/100 इंटू 746/40, तो इसका जो आंसर आएगा 7.46 जूल, यहीं से आ जाएगा। ओके 7.46 जूल, आंसर 1 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 82 है। 82 में देख लेते हैं क्या है। 82 में है कि एक इंजन है वो पंप कर रहा है 100 किलोग्राम ऑफ वाटर को एक हाइट से, और जो हाइट है वो 10 मीटर है और 5 सेकेंड में ये ऐसा कर रहा है। तो जो एफिशिएंसी है इंजन की वो 60% है, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पावर ऑफ द इंजन वो बतानी है। नाउ 82 का हमारे पास कैसे होगा, कैलकुलेशन है इसमें। तो यहाँ पे अगेन जो एफिशिएंसी होती है फ्रेंड, एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, और ये जूल में होती है। तो जो इनपुट एनर्जी है वो कैसे होगी, इनपुट एनर्जी का मतलब यानी यहाँ से हम लोग जब इनपुट निकालेंगे तो वो एफिशिएंसी जो इनपुट है वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी। ओके तो आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी, तो आउटपुट हमारे पास 10⁴ इंटू 100 है। अब यहाँ पे इसको जब करेंगे तो 10⁴ हो जाएगा। नाउ अब इसको इस वैल्यू को ऐसे के ऐसे ही रहने देना है। अब हम लोग पावर के फार्मूले में इसको रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पावर है इक्वल टू वो क्या होगा, इनपुट एनर्जी होगा। अब यहाँ पे इनपुट एनर्जी अपॉन टाइम। ओके तो इनपुट एनर्जी हमारे पास 10/5 है अपॉन उसके बाद हमारे पास 10/5/6 जो अभी अभी हमने जो निकाली थी और कहा था कि ऐसे ही रखना है, और हमारे पास टाइम 5 है। नाउ अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 10⁵ हो जाएगा, जो कि आंसर हमारे पास जब करेंगे तो 3.3 किलो वाट होगा। ओके इसको आप लोग करके देखिएगा। चलिए यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना हो गया, 3.3 किलो वाट हो गया। नाउ ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास 83 क्वेश्चन है। 83 में हमारे पास क्या करना है, देखते हैं। एक फोर्स है जो अप्लाई किया गया है एक इंजन के द्वारा, और वो इंजन किसका है, वो ट्रेन का इंजन है, और जो मास है वो 2.05 इंटू 10⁻6 किलोग्राम है, और ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड। 5 मिनट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। जो पावर है इंजन की वो कितनी है, तो इंजन की पावर बतानी है। तो देखिए यहाँ पे जो इंजन की पावर है वो कैसे निकलेगी, P इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे हाफ m और v² माइनस u²। ओके और यहाँ पे हमारा अपॉन t, हाफ mv² अपॉन टी, यानी कि E/T का है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम है, पावर इज इक्वल टू, तो इसी से रिलेट किया गया है। नाउ P इज इक्वल टू आपको वैल्यू रख देनी है, हाफ इंटू 2.05 इंटू 10⁻6 इंटू 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और जो हमारे पास t है वो क्या है, 5 इंटू 60 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसको मुझे बैक करना पड़ेगा, तो जो कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, P इज इक्वल टू 2.05 इंटू 10⁻6 वाट आएगी, जो 2.05 इंटू 0 मेगा वाट वाट होगा। तो आंसर हमारे पास 2 वाला 2.05
2.05 MW, ओके, मेगावाट। नाउ 84 हमारे पास है। 84 में हमें क्या करना है? 84 है हमारे पास एक कार है, इसका मास 1250 किलोग्राम है और ये मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। उसका जो इंजन है वो 30 किलोवाट डिलीवर कर रहा है, वाइल जो इसका रेजिस्टिव फोर्स है सरफेस की वजह से वो 750 न्यूटन है। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा कार का? तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स प्रोड्यूस होगा इंजन के द्वारा F इज इक्वल टू P/V होगा, इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻³ तो जब इसको करेंगे तो 10⁻³ न्यूटन आएगा। नाउ एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? वो फोर्स जो इंजन ने लगाया है और जो माइनस रेजिस्टिव फोर्स होगा, ठीक है, और अपॉन मास ऑफ द कार। तो जो फोर्स जो होगा ये यहाँ से एक्सेलरेशन होगा, सॉरी, वो कैसे होगा? जो एक्सेलरेशन निकालेंगे वो निकालेंगे हम लोग, जो फोर्स लगाया है इंजन ने वो 1000 है, ओके। जो फोर्स लगाया इंजन ने 1000, जो अभी निकाला है 10⁻³ न्यूटन, ओके, माइनस जो रेजिस्टेंस है उसको माइनस करिए 750 जो रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे। नाउ अपॉन 1250। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ओके। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको प्लीज़ लर्न करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और प्रिपरेशन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।